आप देख रहे हैं जनता एजेंडा। हम बातचीत करें जिस तरीके से रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है, उससे गंभीर संकट पैदा होने के संकेत मिलने लगे हैं, आसार नजर आने लगे हैं और लोगों के दिमाग में आशंका पहले से उत्पन्न थी, वो आशंका और ज्यादा बढ़ने लगी। इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए हमारे तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट अशोक देसाई जी हैं, साथ ही नरेंद्र तनेजा जी हैं, शिशिर सिन्हा जो हिंदू बिजनेस लाइन में सीनियर एडिटर वो हमारे साथ हैं, अंशुमन तिवारी और साथ ही साथ सिद्धार्थ नासिर जो बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त हमारे साथ है। अशोक जी, इसका बुनियादी कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब इससे आगे रास्ता निकालने का क्या रास्ता हो सकता है? आरबीआई लगातार कोशिश कर रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये सरकारी डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वो कम करना चाहिए। कैसे होगा वो? तो सरकारें बार बार कहती हैं या तो टैक्स बढ़ाने चाहिए, नहीं तो ये सब खर्चा करती है सरकार, एनआरईजीए और ये फूड सब्सिडी, वो कुछ कम करना चाहिए। वो तो फूड सब्सिडी भी बढ़ाने के बारे में बात हो रही है, सब्सिडी तो लगातार बढ़ती जा रही, तो और भी क्राइसिस बड़ा होगा। तो रास्ता कुछ नहीं है, मतलब कुछ बहुत कड़े इसलिए नहीं है कि सरकार को इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन अभी 1 साल में आएगा, तब तक सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लेगी जो जरूरी है। जी शिशिर, ये जिस तरफ अशोक देसाई जी इशारा कर रहे हैं, एक तो ये इलेक्शन ईयर है, चुनाव का वर्ष है, वो कह रहे हैं सब्सिडी कम करिए, वो सब्सिडी कम होती नजर नहीं आ रही, तो रास्ता क्या नजर आता है? क्या और खराब होगी हमारी अर्थव्यवस्था, रुपया और गिरेगा, सेंसेक्स और धड़ाम होगा? आशु भाई, सबसे पहले तो एक चीज स्पष्ट कर दूं, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने मेरे ऊपर कहा कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, ना मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूं और ना ही मेरी कोई इच्छा है राजनीति से जुड़ने की, तो इसलिए प्लीज आप मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मत लीजिए। दूसरी चीज ये कि जैसा इन्होंने कहा, मैं एक मिनट सिद्धार्थ जी, 2 मिनट दे दीजिए मुझे, मैंने आपको रोका नहीं, अब मेरी बात आप सुन लीजिए। आपने कहा कि आपकी पार्टी जो कुछ भी कर रही है, जैसा भी कर रही है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड की बात आई, सरकार ने एक फैसला किया, अच्छा किया बुरा किया वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपकी पार्टी ने क्या बयान दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो इसे वापस ले लेगी। क्या ये बयान निवेशकों को उनके विश्वास को हिलाने के लिए काफी नहीं था? तो आप जब इस तरह की राजनीति करेंगे, तो मैं एक आर्थिक पत्रकार होने के नाते मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने जो वस्तु स्थिति है वो आपके सामने रखी। दूसरी बात, जैसा कि अशु भाई आपने पूछा कि आगे अब क्या रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, देखिए आगे रास्ता बहुत आसान नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ा रास्ता है कि आप अपने खर्चे को कैसे घटाते हैं, चाहे वो फूड सब्सिडी हो, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, इनको आप या फ्यूल सब्सिडी हो, जब तक आप इस को कम नहीं करेंगे, आमदनी चाहे जितनी भी बढ़ाते जाइए, आपका संकट खत्म नहीं होने वाला है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम चूंकि चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में किसी भी तरह के कड़े आर्थिक फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो कम से कम 1 से 1.5 साल तक अगर संकट से हम उबर पाए, ऐसी कोई संभावना फिलहाल दिख नहीं रही। अंशुमन, जिस तरफ शिशिर सिन्हा इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ अभी अशोक जी ने भी इशारा किया, भाई चुनाव का वर्ष है, सब्सिडी घटानी वो घटाएंगे नहीं, जो तमाम तरीके के लालच आपको देने जिससे वोट मिलते हैं वो आप देंगे, उन पर खर्चे होंगे, आमदनी आपकी बढ़ नहीं रही है, यानी यह संकट चुनाव के पहले निपटने वाला नहीं है, सरकार कड़े फैसले नहीं करेगी। आयाम को कुछ तो बड़े पेरिफेरल, बड़े मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म है कि आपको डेफिसिट कम करने, जो लंबे दौर के रिफॉर्म है। हमें इसको तात्कालिक तौर पर समझना होगा, क्योंकि रुपया आज गिर रहा है और उसका असर कल के बाजार पर दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात हमें यह समझनी है कि हम क्राइसिस में है, पैनिक में नहीं है, पहली चीज तो ये, और क्राइसिस को पैनिक में बदलने में कितना समय लगेगा कोई नहीं कह सकता। दूसरा, ये गिरावट आज की नहीं है, रुपए में विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बनना 2010 के 11 के अंत से शुरू हुआ था। तब सरकार सब्सिडी बांट रही थी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पे काम कर रही थी, तभी किसी ने नहीं सोचा कि हम अगले 1 साल के अंदर कहां खड़े होंगे। महत्वपूर्ण बात यह कि पैनिक बाजार ने नहीं फैलाया, पैनिक सरकार ने फैलाया। जो करने की जरूरत है वो ये जो रेट्रोग्रेड स्टेप लिए जा रहे हैं कि आप फॉरेक्स के एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल लगा दीजिए, आप एलसीडी टीवी के इंपोर्ट पर बैन लगा दीजिए, ये सारे फैसले 91 की अर्थव्यवस्था के लिए तो ठीक थे जब आप बंद अर्थव्यवस्था में थे। आज बाजार खुल चुका है, जो ब्रोकर मुंबई में बैठकर अक्टूबर और नवंबर के लिए डॉलर को हेज कर रहा है, वो सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारी से ज्यादा अर्थव्यवस्था के बारे
बारे में समझ रहा है और उसके सामने पूरा खाता खुला हुआ है। बेहतर है कि सरकार पैनिक में ना आए, क्योंकि पिछले दिनों में हमने जितने फैसले देखे हैं उन्होंने पैनिक बढ़ाया और बाजार की एक मानसिकता होती है। आप अगर रुपए की गिरावट को और सरकार के कदमों को पैरेलल रख के देखें तो बाजार ने एक मनोवैज्ञानिक स्तर चुना है। रुपया जब 60 पर था उसने सरकार के कदमों का इंतजार किया, फिर वो 61 हुआ और आज रुपए ने 62 के बाद सरकार के हस्तक्षेप का इंतजार किया और 63 हो गया। तो जितना सरकार पैनिक में आएगी रुपया उतना तेजी से गिरता जाएगा। बेहतर है कि जो बड़े बुनियादी सवाल हैं कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करें, आप देश की अर्थव्यवस्था में निवेश का माहौल कैसे तैयार करें, इसे रखा जाए। रुपया बाजार की मांग आपूर्ति पर निर्भर है और बाजार मानकर चल चुका है कि रुपए का एक स्तर है, इस स्तर तक जाएगा। इसलिए हमें लगता है जो पैनिक में स्टेप लिए जा रहे हैं जो रेट्रोग्रेड है, क्योंकि आप ये सब रोक नहीं सकते, आप लोगों को विदेशी मुद्रा खर्च करने से रोक नहीं सकते। ये सारे कदम बाजार में ज्यादा घबराहट फैलाते हैं। मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से हमें थोड़े ज्यादा सहनशीलता के साथ और थोड़े ज्यादा सूझबूझ भरे कदमों की जरूरत है इस समय, ना कि हम लगातार सुबह उठें और कोई नया ऐसा रेट्रोग्रेड कदम देखें जिससे कि अगले दिन रुपया फिर गिर जाए। अंशुमन जो बातें आप कह रहे हैं, बट बहुत दिलचस्प बात नरेंद्र तनेजा जी ने कही। उन्होंने कहा कि भाई दोनों पार्टियों को राष्ट्रहित में आपस में बैठकर कुछ कड़े फैसले करने होंगे और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ जी, जो तनेजा जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि भाई संकट गहरा है, अशोक जी कह रहे हैं कि भाई दिवालियापन होने की स्थिति पैदा हो सकती है, अंशुमन कह रहा है कि भाई पैनिक संकट है लेकिन पैनिक में नहीं है। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि राष्ट्रहित में बीजेपी और कांग्रेस अगर दोनों बैठकर कुछ बुनियादी मुद्दों पर आर्थिक फैसले करें और उस पर दोनों डट के रहें कि नहीं इस पर राजनीति नहीं होगी, हम सरकार को समर्थन देंगे और सरकार हमारी बात को मानेगी, क्या यह संभव है? पहले दो तीन चीजें हैं जी। ये सरकार को पहल करनी चाहिए कि विपक्ष के साथ बैठ के आप एक उसके लिए सुचारू रूप से कोई नीति बनाएं या कुछ करें या डिस्कशन करें। जो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस भी हो जाता है उसको भी वो चेंज करने पे अमानदा हो जाते हैं। तो पहली चीज तो सरकार को पहल। दूसरी चीज, मैं कृपा करके आपके माध्यम से अपने मित्रों को जो यहां बैठे उनको ये कहना चाहूंगा कि देश ये ना दिखाया जाए कि मल्टी ब्रांड रिटेल ही इस देश की एक ही दवा है जिसके कारण ये देश की आर्थिक नीति उसको बीजेपी ने अपोज किया, इसलिए यहां पे यह हालत हो गई है। और तीसरी, मैं आपके सामने एक बड़ी बात कहना चाहता हूं और इस पे ध्यान दीजिएगा। वित्त मंत्री जब थे मनमोहन सिंह 91 से 96 तक की डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी 10 रुपया हुआ है। जब वो 2004 से अब तक की 2013 तक की आ चुके हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी फिर 20 रुपए 10 रुपए हर 5 साल पे हो रहा है। ये क्यों हो रहा है इसका कारण समझना चाहिए इस देश के लोगों को। और जब हम रह रहे हैं डीवैल्यूएशन हम 1999 से लेके 2004 तक की रहते हैं तो 2 रुपए होता है, 42 to 44 होता है। ये एक बड़ी चीज है जिस पे बहस बड़ी लंबी जाएगी। आपका इशारा क्या है? देशवासियों को अर्थशास्त्रियों को सोचना चाहिए। सिद्धार्थ, आपका इशारा क्या है? और तीसरी चीज आशुतोष जी, ये अर्थशास्त्र का सबसे पहला एक आप समझिए फंडामेंटल एक कदम होना चाहिए। जब आपके घर में आग लगी हो और जब आग लगी हो तो रेवड़ियां नहीं बांटी जाती, जिसकी तरफ अशोक देसाई जी ने संकेत किया, अंकित किया है। आप रेवड़ियां मत बांटो। और ये आपने 2008 में भी करा, क्योंकि जब विदेश में ग्लोबल इकोनॉमी में जब आग लगी हुई थी, आप यहां पे रेवड़ियां अपने डिविडेंड्स को अपने वोट बैंक के लिए कर रहे थे। नहीं सिद्धार्थ, आप जो बातें कह रहे हैं, आप जो जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि रुपए का अवमूल्यन जो है वो मनमोहन सिंह के रहते ही क्यों होता है, वित्त मंत्री रहते तब बढ़ जाता है और जब प्राइम मिनिस्टर रहते तब बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या आप किस ओर इशारा करें? अगर इसका स्पष्टीकरण करें तो ज्यादा बेहतर। क्या कहना चाहते हैं आप? दरअसल ये मनमोहन सिंह जी की जो एक कहना नहीं चाहिए, मगर जो मनमोहन सिंह की जो अमेरिकन पॉलिसी है उसके बेनिफिट के लिए है, उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। नरेंद्र जी, सिद्धार्थ सिंह जी पॉलिटिशियन है, उनकी पार्टी का, हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है उनकी पार्टी तो एक तरह से कंजर्वेटिव पार्टी मानी जाती है और उसके संबंध जो अमेरिका से शायद
कम से कम विचार के स्तर पे ज्यादा घनिष्ठ होंगे। खैर वो एक अलग बहस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो अक्सरी स्थिति यह है कि हमारा सारा ध्यान रुपए पे जा रहा है। कुल मिलाकर के जो पिछले 3 साल में हमने कुछ कठोर फैसले नहीं लिए अर्थव्यवस्था को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर के, और सबसे अहम चीज हम बड़ी चीजों पर फोकस करते हैं, एफडीआई पे फोकस करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो आंतरिक रिफॉर्म्स होने चाहिए थे अर्थव्यवस्था, वो हमने नहीं करे। एक बात नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, 80 रुपए किलो आपको प्याज आज मिल रहा है। जो प्याज को पैदा करने वाला किसान है, अगर उसको इसी अनुपात में पैसा मिल रहा हो तो वो तो करोड़पति हो जाएगा, उसको फूड सिक्योरिटी की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आप उठा करके देखिए, फूड ग्रेन हमारे भंडार भरे पड़े हैं और उसके बावजूद अनाज महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि जो अनाज है वो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, जो आंतरिक हमको रिफॉर्म जब तक हम नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जो माफ कीजिएगा ना एनडीए ने करे ना यूपीए ने करे, जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारा सारा फोकस जो है बिग टिकट रिफॉर्म्स में भी रहेगा, वहां भी हमने करे और कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया, तब तक ये स्थिति हमारी बनेगी। आम आदमी जो है, एक आम आदमी जिसको पता ही नहीं है ये डॉलर क्या चीज होती है, वो तो इससे परेशान नहीं। वो परेशान तब होगा जब आप डीजल की कीमत बढ़ा देंगे, वो परेशान जब होगा जब आप फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाए, वो परेशान जब होगा जब इसका कास्केडिंग इफेक्ट आएगा। आम आदमी तो कहीं ना कहीं परेशान होता है ना, जब अर्थव्यवस्था खराब होगी, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। मैं समझता हूं महंगा अशोक प्रसाद जी, ये जो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर उतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो अगले स्टेज के इकोनॉमिक रिफॉर्म करने चाहिए तो वो नहीं किए, वो कारण है या कुछ और? नहीं, मुझे लगता है कि अब तक तो सर ये 1-2 साल में बहुत इकोनॉमी खराब हो गई है। उससे पहले तो ठीक चल रहा था, तो वो लोग सोच ही नहीं रहे थे। वो सोचते थे कि हम दूरदृष्टि नहीं थी, हम पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे, हम बहुत खर्चा करेंगे और वोट हम खरीदेंगे, यही उनका लक्ष्य था। वो इकोनॉमी के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। अभी सोचने लगे हैं, लेकिन उनकी सोच अभी तक कुछ मतलब ठीक नहीं है। जो जिस आंतरिक रिफॉर्म की तरफ ये इशारा कर रहे हैं वो होने चाहिए, तो वो नहीं किए इन लोगों ने। तब उसकी जरूरत ही उनको जरूरत ही नहीं लगी। उनको लगा कि हमें तो ये पावर में रहना है, तो हम ऐसा करें कि सारा देश हमें हर 5 साल इलेक्ट कर देगा। मतलब आपके कहने में मतलब राजनीति है, उस राजनीति की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब हो रही, ये कहना चाहते हैं। सुशील, आप कितना अशोक जी की राय से सहमत हैं, आप देसाई जी की राय से, कि भाई पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से इकोनॉमी की हालत खराब हो रही? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कॉम्प्लिसेंसी तो इस गवर्नमेंट के अंदर रही है और 3.5 साल तक जो है कोई फैसले नहीं करना इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि आप ये मान करके चल रहे थे कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमने 2008 पार कर लिया तो अब हमारे ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता। इंटरनल रिफॉर्म में जैसे देखिए, चेन्नई की बात अगर मैं कहूं, चेन्नई में गेहूं अगर बाहर के देशों से लाना आसान है बजाय कि मध्य प्रदेश और हरियाणा से ले जाना, क्योंकि आपके यहां जो एपीएमसी एक्ट है वो इस तरह में की चीजों में रुकावट पैदा करता है। तो जब तक इस तरह के छोटे छोटे इंटरनल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तब तक आप बिग टिकट रिफॉर्म जितने भी कर लीजिए, एफडीआई के जितने भी डिसीजंस ले लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल। अंशुमन, आप इनकी राय से सहमत है? देखिए, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। 2008 का चुनाव लड़ने से पहले इस सरकार ने बड़ा फिस्कल स्लिपेज शुरू किया था, जहां से डेट वेवर शुरू हुए थे, और प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति भवन जाने तक इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, और जो भी हुआ वो सब ऐसा हैफजर्ड ढंग से हुआ जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ और रिफॉर्म सब कुछ मिक्स था। इसलिए जब सरकार चेती तब तक चीजें बिगड़ चुकी थी। इसलिए जब आज आप रुपए में गिरावट देख रहे हैं तो ये रुपए में गिरावट केवल तात्कालिक नहीं, ये बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिनका प्रतिफल है जो हमें एक सामने दिखाई दे रहा है। और चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्रा हमारी सबसे सीरियस, सबसे सेंसिटिव फॉल्ट लाइन है, और यहीं पर आकर हम टूटते हैं। और हर दुनिया के हर देश के डूबने के कुछ अपने तरीके होते हैं। यूरोप के लिए बैंकिंग फॉल्ट लाइन है, हमारे लिए विदेशी मुद्रा फॉल्ट लाइन है। तो फाइनली हमारे यहां महंगाई, बढ़ता हुआ आयात, चालू खाते का घाटा, फिस्कल डेफिसिट, इन सारी चीजों ने मिलकर एक क्राइसिस का पूरा एनवायरमेंट तैयार किया जो अंततः हमारे कमजोर नस पर आकर खड़ा पड़ा है। महत्वपूर्ण बात यह कि यहां से आगे का रास्ता क्या है? मुझे लगता है कि यहां से आगे के रास्ते में हमें वापस उन्हीं ठोस चीजों की तरफ जाना होगा, बजाय ये जो डेली के पैनिक के फायर फाइटिंग मेजर्स हैं, क्योंकि वहीं से चीजें बाहर निकल कर आएंगी। आशुतोष, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हम एक विशेष साइकिल में फंस चुके हैं जिससे निकलने में हमें समय लगेगा। अंशुमान, मेरे पास समय कम है, मैं आपसे बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि 63 तक रुपया पहुंच गया है, ये कितना जाएगा? 70 पहुंचेगा?
नहीं, ये कहना मुश्किल है और ये मेरे लिए कहना उचित भी नहीं है। लेकिन अगर आप जो लोग फॉरवर्ड मार्केट फॉलो कर रहे हैं वो जान सकते हैं कि फॉरवर्ड में रुपए की कीमत या डॉलर की कीमत क्या बुक हो रही है। लेकिन अगर आप देसाई जी बैठे हैं, बाजार में बहुत सारे तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध हैं कि मुद्रास्फीति के आधार पर किसी देश की महंगाई और भारत की महंगाई के आधार पर आप तुलना कर लें तो उस हिसाब से रुपया अपने एक ऐसे स्तर की तरफ बढ़ रहा है जहां बाजार की ताकतें से अपने आप एक बीच में स्थिर कर देंगी। अंशुमान, बिल्कुल। नरेंद्र, आपसे आखिरी सवाल, क्या इसको रोका जा सकता है 63 को आगे बढ़ने से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रोक पाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि रुपया जो है वो पक यकीनन 66 की तरफ बढ़ रहा है और 66 की काफी कंपनियां तैयारी कर रही हैं, उस दिशा में जा रहा है। और ये अब जो स्थिति, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्थिति गंभीर है और ये एक तरह का संकट है। और मेरा ये मानना है इसका सोल्यूशन अगर हम जो है, चाहे उसकी पेशकश जो है पहल बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है वो अलग बहस है, लेकिन हमको इसको एक क्राइसिस की तरह देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको क्राइसिस की तरह नहीं देखते और वैसे ही उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते तो ये आग जो है ये तेजी से फैल सकती है और अगर वो ऐसा होता है उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेज खतरनाक होंगे, जिसकी तरह